अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद असद और आज हम अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ द इकोज़ ऑफ फ्रीडम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्टेक्स्ट फिल करना बहुत लाज़मी है। कॉन्टेक्स्ट फिल करने के लिए अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं सुने, तो आप पहले के वो 3 लेक्चर्स सुन लें ताकि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिल्ड हो और आपको इवेंट्स की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 1909 से लेकर 1911 तक यूरोप में कंडीशंस कुछ इस तरह थी कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी। यूरोप में ये टाइम पीक इंपीरियलिज्म का टाइम है, जहाँ पे पावरफुल कंट्रीज मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रही हैं और वो अपनी इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो प्रोडक्ट्स वहाँ की मार्केट में जाके सेल कर रही हैं, जिससे वो अर्निंग भी कर रहे हैं और रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी टाइम के दौरान यूरोप में सोशल अनरेस्ट है। इकोनॉमिकली वो राइज पे तो हैं, लेकिन सोशली वो अनरेस्ट में है क्योंकि उनको पता है कि अनकरीब कोई ऐसी वॉर लगने वाली है जिसकी वजह से पूरे यूरोप का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है और सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ मुआहदे कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल इतांत बिटवीन रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इनके अगेंस्ट ट्रिपल अलायंस बनती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली की। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई वॉर लाइक सिनेरियो हो तो ये अलायंसेज में आई हुई कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इसी दौरान ब्रिटेन में इलेक्शंस होते हैं और वहां पे लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट आती है। लिबरल पार्टी रिफॉर्म्स की तरफ ज्यादा ओपन थी, अनलाइक कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सैयद अमीर अली, जो एक बंगाली पॉलिटिशियन थे और उसके अलावा वो प्रिवी काउंसिल के मेंबर भी थे, जूरिस्ट भी थे, वो लिबरल पार्टी से डिमांड करते हैं कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच लंदन में भी बनाई जाए। सैयद अमीर अली एक बड़े ऑथर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हुए हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड भी और स्पिरिट ऑफ इस्लाम से रिलेटेड भी। सैयद अमीर अली ब्रिटिश को इस बात पर कन्विंस कर लेते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में भी होनी चाहिए और वो लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच ओपन करते हैं, जिसके थ्रू वो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन लंदन में भी करने लगते हैं। सब कॉन्टिनेंट में इस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट को अपनी पीक पर पहुंचा चुकी है और वो हर तरीके से ब्रिटिश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दे। मुस्लिम्स ऑन द अदर हैंड आर लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश। वो अपनी लॉयल्टी पोर्ट्रे कर रहे हैं ताकि वो ब्रिटिश का ट्रस्ट गेन कर सकें। मुस्लिम्स और ब्रिटिश की इस न्यू बिगिनिंग को अगर हम जॉन मर्शिमर की थ्योरी में एक्सप्लेन करें तो ये इस तरह है कि 3 स्टेट्स हैं, एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी और एक स्टेट सी। इन तीनों स्टेट्स में स्टेट बी पावरफुल है और स्टेट बी अटैक करती है स्टेट ए पे। तो स्टेट सी इस सिचुएशन में क्या करेगी? स्टेट सी को इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि वो वीकर स्टेट यानी कि स्टेट ए को सपोर्ट करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ब्रिटिश पर अटैक कर रही है, तो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी उनकी तरफ पोर्ट्रे कर रहे हैं ताकि वो उनका ट्रस्ट गेन कर सकें और अपने बेनिफिट्स ले सकें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टेट ए और स्टेट सी मिलकर स्टेट बी को काउंटर करेंगी, बिल्कुल उसी तरह मुस्लिम्स और ब्रिटिश मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की इन प्रेशर टैक्टिक्स से किस तरह से बचा जाए। 1909 में लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लिबरल पार्टी अपने रिफॉर्म्स प्रेजेंट करती है, यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम कॉमनली मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स को मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं कि मिंटो वायसराय थे और मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में जो की चेंजेस की गई थी वो ये थी। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहले सिर्फ 5 मेंबर्स थे और वो पांचों मेंबर्स ब्रिटिश थे, लेकिन 1909 रिफॉर्म्स में एक मेंबर और भी ऐड किया गया और ये मेंबर इंडियन इलेक्टेड मेंबर है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर एसपी सिन्हा थे और सेकंड इलेक्टेड मेंबर सैयद इमाम अली थे और ये दोनों इंडियंस थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें पहले 20 सीट्स थी, उसमें परसेंटेज वाइज डिवीजन थी, यानी कि 40% मुस्लिम्स और 60% ब्रिटिश। लेकिन 1909 एक्ट में मेंबर्स का तादाद 20 से 60 कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक लॉ मेकिंग बॉडी है जिसमें 33 मेंबर्स ब्रिटिश होंगे और 27 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व्ड सीट्स रखी गई और ये 6 सीट्स रिजर्व्ड सीट्स थी जो मुस्लिम्स के लिए थी। लेकिन उसके अलावा बाकी 21 सीट्स पे सारे इंडियंस कम्पीट कर सकते थे, इवन मुस्लिम्स भी। 1909 में इनमें से एक सीट मोहम्मद अली जिन्ना भी जीते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होकर आना, ये उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी।
जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी और सारी चीज़ें मुस्लिम्स के फेवर में जा रही थी, कांग्रेस उस टाइम में इस सारी सिचुएशन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। अगर हम सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स के सक्सेस को देखें तो उसमें काफ़ी सारा रोल कांग्रेस के रिएक्शन ने भी प्ले किया। जब जब कांग्रेस ने अग्रेसिव रिएक्शन दिया तो ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कांग्रेस और ज़्यादा अग्रेसिव होती गई और ब्रिटिश मुस्लिम्स को सपोर्ट करती गई। इस टाइम में भी ऐसा हुआ। जब मुस्लिम्स को रिजर्व्ड सीट्स मिली तो इस सारी सिचुएशन पे कांग्रेस ने बहुत ही अग्रेसिवली रिएक्ट किया। वो स्वदेशी मूवमेंट को और ज़्यादा पीक पर लेके गए, जिसमें मुख्तलिफ तरीके की स्ट्राइक्स वगैरह भी थी। इस सारी सिचुएशन की वजह से ब्रिटिश पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और मुस्लिम्स ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उसी दौरान ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो पहली चीज़ थी जिसकी वजह से मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म होना शुरू हुए थे। आखिर ब्रिटिश ने इसे ख़त्म क्यों कर दिया? अब इस सारी सिचुएशन के बाद मुस्लिम्स आगे क्या करेंगे? लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।